कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का आज 13 डे है और आज हम पढ़ेंगे डीपीएसपी। मतलब मैंने आज डीपीएसपी को पढ़ा, लर्न किया, केस लॉज भी लिखे उसके अंदर, वो भी लर्न किए। मैं आपको भी ट्रिक बताऊंगी और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 13 का। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अंदर आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल है। तो सबसे फर्स्ट जो आर्टिकल दे रखा है 36, उसमें डेफिनेशन दे रखी है स्टेट की डेफिनेशन। स्टेट की डेफिनेशन पार्ट 3 में है जो कि आर्टिकल 12 में फॉल करती है। और मैंने डे 4 वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ बता रखी है। काफ़ी सारे केस लॉज भी हैं और शॉर्ट ट्रिक भी हैं, तो उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 37 की। आर्टिकल 37 एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट, मतलब ये है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट जो कि नॉट एनफोर्सिएबल, किसी भी कोर्ट से एनफोर्सिएबल नहीं होगी। और ये है फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, मतलब किसी भी, मतलब अपने देश की जो नीतियाँ बनाने का कॉन्स्टिट्यूशन मार्गदर्शक है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल। जैसे क्या क्या हो सकता है, गरीबी कम कैसे करनी है, क्या क्या करना चाहिए, शिक्षा बढ़ाने के लिए, एजुकेशन बढ़ाने के लिए, हेल्थ के लिए, सोशल और इकोनॉमिक न्याय इक्वलिटीज़ के लिए, ये सब एप्लीकेशन मतलब प्रिंसिपल्स बनाना। ठीक है। ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि वह लॉ बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान रखे। स्टेट की ड्यूटी होगी कि लॉ बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाए, कोई भी लॉ बनेगी तब। अब इसके अंदर जो केस लॉ लिखे हैं, केस लॉ में फर्स्ट केस है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन 1951 का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, अक्सर पूछा गया है। तो इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट और डीएसपी, मतलब फंडामेंटल राइट जो है ना, डीपीएसपी पर प्राथमिकता रखते हैं। ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर प्राथमिकता रखते हैं। यदि दोनों में टकराव होता है तो फंडामेंटल राइट प्रभावी होंगे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है। इसमें यह बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट जो है डीपीएसपी दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, दोनों के बीच बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 बात करता है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब इसके अंदर दो क्लोजेस दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट में दे रखा है कि स्टेट ऐसा सोशल ऑर्डर स्टैब्लिश करेगा जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड जस्टिस सभी इंस्टीट्यूशंस में दिखाई दे। कोई सा भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा, इसमें सोशल इक्वलिटी होगी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड जस्टिस, ये सब ये सारे के सारे दिखाई दे और वेलफेयर ऑफ द पीपल को बढ़ावा मिले। ठीक है, ये सब किसके लिए? वेलफेयर ऑफ द पीपल को बढ़ावा मिले। जैसे गवर्नमेंट गरीबों के लिए क्या है, फ्री एजुकेशन रखती है। ठीक है, जैसे मैंने भी फ्री एजुकेशन से ही पढ़ाई करी है। और हेल्थ सेवाएं रखती हैं, सोशल प्रोटेक्शन और रोजगार योजनाएं चलाती हैं ताकि सभी का जीवन बेहतर हो सके, इसीलिए। और सेकंड क्लोज में दे रखा है स्टेट जो है इनकम फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, स्टेटस के इनइक्वालिटीज़ मिनिमाइज़ करेगा। मतलब कोई गरीब है, कोई अमीर है, इनके बीच की जो इनइक्वालिटीज़ है ना, उसको मिनिमाइज़ करेगा। और यह प्रयास केवल पर्सन के बीच में ही नहीं, डिफरेंट एरिया और बिजनेस के बीच में भी होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, जो गवर्नमेंट है ना, पिछड़े क्षेत्रों के लिए स्पेशल योजनाएं बनाती हैं, स्कॉलरशिप देती हैं, रिजर्वेशन लागू करती हैं, ये सब करती हैं। जैसे कि मैंने पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप से करी आगे की, जैसे 10th के बाद 10th से अच्छे परसेंटेज बने थे तो फिर आगे कॉलेज वगैरह सब ऐसी हेल्प से ही पढ़ाई करी गवर्नमेंट की। और अब बढ़ते हैं आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 बात करता है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, सर्टेन प्रिंसिपल्स जो है जो कि फॉलो किए जाते हैं स्टेट से, कौन से हैं? सबसे पहला ए बात करता है सिटीजन हैव द राइट टू एन एडेक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। जीविका जीने के लिए सिटीजन्स को एडेक्वेट मीन्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट मटेरियल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना इक्वल, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब इसमें जो केस लॉ है, केस लॉ बात करता है संजीव कॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कुकिंग कॉल कंपनी, भारत है यहाँ पे, ये भारत कुकिंग कॉल लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 39 बी जो है, जो कि आर्टिकल 39 क्लोज बी, ये वाला,
डिस्ट्रीब्यूट मटेरियल रिसोर्सेज। क्लोज बी का पर्पस रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जनहित में करना है, हर एक को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितने भी रिसोर्सेज वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के उनको। फिर आता है क्लोज सी। क्लोज सी बात करता है वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए, मोनोपोली रोकने वाले कानून बनने चाहिए। जैसे किसी एक के हाथ में ही हो गया या कुछ पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में हो गया तो वो तो उनके समुदाय से रिलेटेड जो होंगे उन्हीं के लिए फोकस करेंगे, सबके लिए नहीं करेंगे। इसलिए कुछ लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए, मोनोपोली रोकने वाले कानून बनने चाहिए। ट्रिक क्या है इसकी? सी मतलब सेंट्रलाइजेशन रोको। ट्रिक को अपन अलग हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं। ट्रिक क्या है? सेंट्रलाइजेशन, कंसंट्रेशन रोको। एक ही पर्सन के पास नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन रोको। अब बात करते हैं डी क्लोज की। डी क्लोज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बहुत ज़रूरी है ये तो। जो इसका जो केस लो है वो केस है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह। इक्वल वर्क करने वाले टेम्पररी वर्कर्स जो अस्थायी हैं, कंपनी में लगे हुए हैं, कुछ टाइम के बाद निकल जाएंगे या फिर किसी मतलब ऐसे लगे हुए संविदा पे को, उनको भी इक्वल पेमेंट का सिद्धांत लागू होना चाहिए, उनको भी इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज डी की। क्लोज डी बात करता है एम्प्लॉयज़ की सुरक्षा की। वर्कर्स नॉट एब्यूज्ड एंड नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिकली नेसेसिटी। वर्कर्स को आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो और वर्कर्स को आप फोर्स नहीं कर सकते हो ज़्यादा काम के लिए। जितना उनके लिए लिमिटेड है वही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर केस लो की। केस लो है फर्स्ट पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका जो केस है इसमें बताया कि मजदूरों के शोषण के अगेंस्ट प्रोटेक्शन पर जोर दिया गया, क्योंकि इसमें ऐसा हुआ था कि मजदूरों से बहुत ज़्यादा वर्क करवाया जाता था। 8 घंटे की जगह 12 घंटे 16 घंटे काम करवाया जाता था और वेजेस तो फिक्स थी, उतनी मिलती थी। इस वजह से ये केस हुआ। इसमें ये हेल्ड किया गया कि आप उनका शोषण नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एफ की। एफ चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप हेल्दी मैनर, फ्रीडम एंड डिग्निटी। चिल्ड्रन को बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हेल्दी मैनर की, फ्रीडम एंड डिग्निटी की। तो इसको कैसे लर्न करेंगे? ट्रिक एफ। फ्यूचर कौन है हमारे? चिल्ड्रन। तो इसको हम लर्न करेंगे इस तरीके से ट्रिक को। ठीक है, आता है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A में है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जो कि अमेंडमेंट किया गया था। कब अमेंडमेंट किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और स्टेट शेल सिक्योर दैट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। अब बात करते हैं फ्री लीगल एड किसे मिल सकती है? फ्री लीगल एड किसको मिल सकती है? गरीब व्यक्ति को, वुमेन को, चिल्ड्रन, ST SC, जेल में बंद कोई व्यक्ति उसको भी फ्री लीगल एड मिलेगी। कोई व्यक्ति डिसेबल्ड है उसको भी फ्री लीगल एड मिलेगी। ठीक है, फिर केस लॉज आ जाते हैं इसके। केस लॉ में फर्स्ट है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री लीगल एड गरीब एक्यूज का राइट है, ऐसा नहीं कि कोई अमीर जा रहा है उसको भी फ्री लीगल एड मिल रही है, गरीबों के लिए। सुखदास वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश का केस है। इसमें यदि गरीब व्यक्ति को उसके फ्री लीगल एड के राइट की इंफॉर्मेशन दिए बिना मुकदमा, मतलब आप इंफॉर्मेशन फ्री आप लीगल एड दे रहे हो और इंफॉर्मेशन ही नहीं दी उसको कि आपके लिए फ्री है, तो फिर ये लॉ का वायलेशन है। इसमें कंपेंसेशन चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, अब इसकी जो ट्रिक है 39A की जो ट्रिक है वो है A फॉर एडवोकेट, फ्री एडवोकेट फॉर नीडी। A फॉर एडवोकेट से लर्न हो जाएगा कि फ्री एडवोकेट फॉर नीडी पर्सन जो भी होंगे उनके लिए फ्री एडवोकेट है। अब आर्टिकल 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत स्टेट शेल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम सच पावर, उनको पावर देगा स्टेट। ठीक है, एंड ऑथोरिटी भी देगा टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जैसे फंक्शन वो कर सके। ठीक है, इसका जो अमेंडमेंट किया गया था वो अमेंडमेंट हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में इसको लाया गया था। और ये पार्ट 9 जो है हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर है आर्टिकल 243 से 243O उसके अंदर है पंचायत वाला। ठीक है, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तो इसमें है
स्टेट शेल प्रोवाइड, स्टेट क्या क्या प्रोवाइड करवाएगा? राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा। अब पब्लिक असिस्टेंस किसको करवाएगा? क्या पब्लिक असिस्टेंस के अंदर क्या क्या आता है? वैसे बेरोजगारी आ जाती है, ओल्ड एज आ जाता है, बीमारी आ जाती है, डिसेबलमेंट मतलब कोई दिव्यांग वगैरह हैं, उस पर्सन को वर्क, उसकी एजुकेशन, बेरोजगारी है तो उसको रोजगार प्रोवाइड करवाना, ओल्ड एज है तो उनके लिए कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, बीमार है तो कुछ उसका ट्रीटमेंट करवाना, ये सब इसके अंदर आता है। फिर आता है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 बात करता है प्रोविज़न जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ का कौन सा है? आर्टिकल 42। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग पूछी जाती है इसकी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका पर्पस की। पर्पस क्या है इसको? इसका पर्पस ये है कि लेबर के लिए सेफ एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, ज़रूरी है ये। अत्यधिक शोषण नहीं होना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं करवाया जाए। मतलब 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे, या 12 घंटे की ड्यूटी है तो 12 घंटे, ठीक है। मैटरनिटी लीव बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेबर वेलफेयर को बढ़ावा देना, ये सब के सब इसके पर्पज़ हैं। अब इसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब बना था? 1961 में बना था, लेकिन ये जो है 2017 अमेंडमेंट जो हुआ था उसके बाद कई मामलों में मैटरनिटी लीव को 26 हफ्तों तक बढ़ा दिया गया था। मैटरनिटी लीव को बढ़ा दिया गया था 26 हफ्तों तक। तो इसका जो केस लॉ है, इस केस लॉ में है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स। इस केस को बोला गया है मस्टर रोल का केस। मस्टर रोल का केस किसको बोला गया यह पूछा जाता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स का। तो इसमें है मस्टर रोल। मस्टर रोल मतलब क्या होता है? अस्थाई लगी हुई वुमेन कुछ टाइम के लिए काम के करने के लिए आई है, कोई फिक्स नहीं वो कब छोड़ेगी इसे, ठीक है। मस्टर रोल वुमेन एम्प्लॉय को भी मैटरनिटी बेनिफिट का राइट है, ठीक है। जो अस्थाई है उनको भी मैटरनिटी बेनिफिट का राइट मिलेगा। आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 बात करता है लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स के लिए। स्टेट शेल एंडेवर, स्टेट क्या कर सकता है? लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लेजर एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, इन सबको बढ़ावा देगा स्टेट शेल एंडेवर, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं केस लॉज की। केस लॉ में सबसे पहला है एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। आर्टिकल 43 लेबर के सम्मानजनक जीवन का आधार है कि लेबर को डिग्निटी वाली लाइफ मिलनी ज़रूरी है। लिविंग वेज के अकॉर्डिंग क्या था? स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिलना भी बहुत ज़रूरी है उनको। ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरीके से बात कर रहे हो, ठीक है। सम्मानजनक जीवन का आधार है। नेक्स्ट है वर्कमैन वर्सेस रेपटॉक्स ब्रेड एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिविंग वेज में ओनली फूड एंड क्लोथ्स ही नहीं है उसमें, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ, सोशल लाइफ, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सब भी इंक्लूड है। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि वो एजुकेशन, हेल्थ, सोशल लाइफ, चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सब पे भी ध्यान दिया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 43A। 43A में है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब हेडिंग से क्लियर हो रहा है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में। तो ये कब अमेंडमेंट किया गया था? इसका अमेंडमेंट हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इसको जोड़ा गया था। और इसके केस लॉ हैं नेशनल टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन वर्सेस PR रामाकृष्णन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस। इसमें है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लेबर ओनली मजदूरी पाने वाले नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रीज में इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स भी हैं, उसका मैनेजमेंट भी देख सकते हैं, उनको उसमें भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 43B। आर्टिकल 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कि अमेंडमेंट हुआ था 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में हुआ था। 2011 में अमेंडमेंट हो गया, लेकिन ये 15 फरवरी 2012 से प्रभावी हुआ था, उसके बाद एनफोर्स हुआ था वो वर्क करना। इसमें है स्टेट शेल एंड ओवर वॉलंटरीली फॉर्मेशन, मतलब अपनी इच्छा से सरकारी समिति बना सकते हो, ठीक है। ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, समिति जो बनाओगे वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, समिति का संचालन डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए, ओके। और अब नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, उसका प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि इसका पर्पस क्या है? वैसे इसका पर्पस ये है कि जो सरकारी आंदोलन होता है ना, उनको मजबूत करना होता है, ठीक है। जैसे किसान हो गए, दूध उत्पादक हो गए, कारीगर हो गए, कोई छोटे मोटे व्यापारी हो गए, इन सबको हेल्प करना होता है, इन सब का उद्देश्य यही है, ठीक है। उसके बाद इसके केस लॉ की बात कर देते हैं। चलिए केस लॉ में इम्पोर्टेंट है
यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 97th अमेंडमेंट का वह पार्ट जो स्टेट की सहकारी समितियों से रिलेटेड था वह स्टेट की परमिशन के बिना लागू किया गया था, इसलिए इलीगल है। स्टेट की परमिशन ही नहीं है, स्टेट के लिए जो स्टेट के लिए समिति बनी है उसके स्टेट से रिलेटेड है, लेकिन वो स्टेट की परमिशन के बिना लागू कर दी तो डेफिनेटली इलीगल होगी वो। लेकिन आर्टिकल 43B जो है, आर्टिकल 43B है और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से रिलेटेड प्रोविज़न वैलिड है। ये जो प्रोविज़न बने हैं आर्टिकल 43B के मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न होंगे वो वैलिड होंगे। ठीक है, तो मैंने 13 डे ये सब DPSP के आर्टिकल थोड़े बहुत कंप्लीट किए हैं, जितने मुझे लर्न हुए उतने मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इससे ज़्यादा मुझे लर्न ही नहीं हुआ था, और मुझे 3 घंटे ही मिलते हैं, उसके अंदर मुझे सर्च करके नोट्स बनाने होते हैं और फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करना होता है और लर्न भी करना होता है, इसलिए मैं इतना ही कर पाती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी जर्नी का हिस्सा बनना है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। ये मैंने नोट्स बनाए हैं, डेली नोट्स बनाती हूँ, उस टाइप के नोट्स हैं ये, हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए भी। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ। अब कल जो लेंगे वो रिवीजन सेशन होगा, उसके अंदर PYQs करेंगे। पहले 7th डे भी PYQs किए थे और 14 डे फिर से PYQs करेंगे। हर 7वें दिन रिवीजन करेंगे, मतलब PYQs करेंगे। काफ़ी सारे PYQs जितने होंगे उतने PYQs करेंगे। ठीक है, तो बने रहे मेरे साथ में लीगल मॉम व्लॉग्स में।